रेड पांडा को देखने के बाद आज मैं फिर से एक टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए आ गया हूँ, लेकिन मेरी ये ट्रिप थोड़ी अलग होने वाली है। तो ये है मेरी पहली सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व की सफारी, जो एक प्रकार से कॉर्बेट के जंगल का ही भाग है। मेरा नाम कविता है, मैं आपकी आज की गाइड हूँ। हमारी जर्नी पवलगढ़ गेट से स्टार्ट हो चुकी है। पूरी जर्नी 50 किलोमीटर की रहेगी। और हम लोग सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व में सफारी कर रहे हैं। और मैं अभी पवलगढ़ गेट से सीताबनी जोन में जा रहा हूँ, जहाँ जाने का कारण सफारी नहीं बल्कि कुछ और है। पिछले कुछ सालों में मैंने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लगभग सारे जोन्स में सफारी किया है, लेकिन कॉर्बेट के उन्हीं फेमस सफारी जोन्स के पास कुछ ऐसे सफारी जोन्स भी हैं जहां कम ही लोग जाते हैं। हाँ, वो बैठे हैं सर, दो बैठे हैं, देखिए ना, जो ये ग्रीन सर आगे देखिए, वो देखिए सर। अच्छा, हाँ। दो बैठे हैं। और सफारी जोन के गेट तक पहुंचने से पहले ही यहाँ पेड़ पे बैठा एक बड़ा सा पक्षी मिल गया। ये है ब्राउन फिश आउल, यानी उल्लू की एक ऐसी प्रजाति जिनका मुख्य आहार मछलियां होती हैं और जिसके चलते इनको ये नाम मिला है। वैसे तो अन्य उल्लुओं की तरह ये रात में ही सक्रिय होते हैं, लेकिन इन्हें कई बार सुबह और शाम के समय या कभी कभी दिन के उजाले में भी पानी के पास बैठे या शिकार करते देखा जाता है। लेकिन अधिकतर ये दिन के समय घने पेड़ों पे सोते हुए देखने को मिल सकते हैं। जहां मैं रह रहा हूं, वहां से सीताबनी जोन की सफारी तो बहुत दूर है और वहां पहुंचने में ही 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। लेकिन सीताबनी के जंगल में कुछ ऐसा है जो किसी और जंगल में देखने को नहीं मिल सकता। और इतने देर से सुबह की सफारी में पहुंचने पे जानवरों के दिखने की संभावना भी अब कम ही है। इस गेट से 2 अलग अलग जोन्स की सफारी होती है, जो होती तो एक ही जंगल में है, लेकिन कॉर्बेट के अन्य जोन की तुलना में यहाँ सफारी के नियम थोड़े अलग हैं। यहाँ सफारी में एक ही रूट पे आगे चलते हुए सफारी करनी होती है, जिसमें पीछे आना या इधर उधर घूमा नहीं जा सकता है। यानी जैसे गिर के जंगल में अलग अलग रूट पे सफारी होती है, ठीक वैसे ही यहाँ एक गेट से अंदर जाके जंगल के दूसरे भाग से बाहर निकलना होता है। और यही बात सीताबनी को कॉर्बेट के और जोन से अलग बनाती है। अभी तो यहाँ मुझे पहुँचते पहुँचते ही बहुत देर हो चुकी है और ऐसे में धूप निकलने के बाद जानवरों का दिखना थोड़ा कठिन ही होने वाला है। बताया जाता है कि काल फिल्म की शूटिंग सीताबनी के जंगल के इस भाग में भी हुई थी। अब मैंने तो वो मूवी नहीं देखी, लेकिन अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए कि यहाँ कौन से सीन की शूटिंग हुई थी। गर्मी के समय दिन में जानवरों के सबसे अधिक दिखने की संभावना पानी के पास या जंगल के ठंडे भाग में होती है, और सूरज उगने से पहले और ढलने पे जानवर खुले जंगल में दिखने लगते हैं। अभी तो मई का महीना है और मॉनसून आने में थोड़ा समय है, लेकिन यहाँ अभी भी एकदम हरियाली है और जंगल एकदम घना है। सीताबनी के इस जोन में पानी के कुछ प्राकृतिक स्रोत भी हैं, जिसके चलते जानवरों को दूर खुले में आके पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसका मतलब ये है कि जानवरों को पानी पीने के लिए सफारी के लिए बनाए गए सड़क के पास आने की आवश्यकता नहीं है, जिससे जानवरों के दिखने की संभावना थोड़ी और कम हो जाती है।
रुकना यहाँ पे, रोक दो। अभी यहाँ कोई जानवर तो नहीं दिख रहा, तो देखना है अब यहाँ मुझे कुछ और देखने को मिलता है या नहीं। और गौर से देखने पे यहाँ मुझे कुछ दिख ही गया। आज की सफारी में मुझे कोई टाइगर देखने को मिले या ना मिले, यहाँ अभी कुछ ब्लू टाइगर नाम की तितलियां देखने को मिल गई। इन तितलियों को हिंदी में श्यामल विशैली कहा जाता है और ये असल में एक प्रकार से विशैली भी होती हैं। जब ये तितलियां कैटरपिलर होती हैं तब ये कुछ विषैले पौधों को खाती हैं, जिससे इनके शरीर में हमेशा के लिए विष भर जाता है, जो इन्हें शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर कोई पक्षी इन्हें खाता है तो उसे तुरंत उल्टी हो जाती है या वो बीमार पड़ जाता है, और इनका नीला और काला रंग शिकारियों को संकेत देता है कि इन्हें खाना नहीं चाहिए। लेकिन जहां इन्हें इनका विष पक्षियों से इनकी सुरक्षा करता है, इनका शिकार छिपकली और गिरगिट जैसे रेंगने वाले जंतु करते हैं। सीताबनी के इस जोन में कई स्थानों पे पानी है, जो गर्मी में जानवरों और पक्षियों के लिए एक वरदान की तरह है। लेकिन जब जंगल में कई स्थानों पे पानी होता है तो जानवर किसी एक विशेष स्थान पे नहीं दिखते, और हो सकता है इसलिए भी मुझे अभी तक कोई भी जानवर देखने को नहीं मिला है। लेकिन आज की मेरी ये सफारी जानवरों को देखने के लिए नहीं, बल्कि इस घने जंगल में बने इस विशेष स्थान पे आने के लिए थी। यहाँ सीता माता को वनवास मिला था और लव कुश जी का जन्म हुआ था, और वाल्मीकि जी का आश्रम भी ऊपर पहाड़ी पे। जैसे हरिद्वार को तीर्थ स्थल माना जाता है, वैसे यहाँ भी तीर्थ स्थल ही है। ओके, तो लेकिन यहाँ आना सिर्फ सफारी में ही पॉसिबल है? हाँ जी, सफारी में, और लोकल विलेजर से लोग आ सकते हैं सर। तीर्थ स्थल है। ओके। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही पवित्र स्थान है जहाँ भगवान श्री राम द्वारा त्याग दिए जाने के बाद माँ सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली थी और अपने वनवास का कठिन समय बिताया था। और बताया जाता है कि यहीं सामने के पहाड़ पे महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम भी है। पुराणों के अनुसार ये वही स्थान है जहां मां सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था, और उनकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं जंगल में महर्षि वाल्मीकि के संरक्षण में हुई थी। इस मंदिर की सबसे अनूठी विशेषता है यहाँ स्थापित मूर्तियां, जहां माता सीता के साथ उनके दोनों पुत्रों की प्रतिमा भी है।
इस मंदिर के परिसर में पानी की 3 धाराएं बहती हैं, जिन्हें स्थानीय लोग राम, लक्ष्मण और सीता धारा कहते हैं। इन धाराओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ से गर्मी में ठंडा और ठंड के मौसम में गर्म पानी आता है। और मंदिर के पास बने इस कुंड के बारे में बताया जाता है कि ये वही स्थान है जहां माता सीता धरती में समा गई थी। इस मंदिर में केवल स्थानीय लोग या फिर सफारी पे आने वाले लोग ही दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो अगर आप भी यहाँ दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सफारी पे आना होगा। कहाँ से हो? दिल्ली। दिल्ली। ये भगवती है हवन की। तो मंदिर में दर्शन के बाद अब फिर से समय है बाकी बचे हुए सफारी पे जाने का। गर्मी में जब एक बार धूप निकल जाए तो जानवरों का दिखना लगभग ना के बराबर ही हो जाता है, जो यहाँ मेरे साथ हो रहा है। वैसे अगर जंगल की बात की जाए तो यहाँ जंगल के कुछ भाग बहुत सुंदर है और यहाँ सफारी का आनंद लिया जा सकता है। और अब आ गया है दाबका नदी, जो एक बरसाती नदी है। यहाँ पानी बारिश के मौसम में ही आता है और मैं जिस रिजॉर्ट में रुका हूँ वो इस नदी के ठीक दूसरी ओर है। पानी आने पे यहाँ कई प्रकार के जानवर सुबह शाम पानी पीते देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अभी ये लगभग पूरी तरह से सूखा है। आज की सफारी में मुझे भले ही कोई जानवर देखने को ना मिला हो, मेरे यहाँ आने का कारण पूरा हो चुका है। आज तो बस मैं इस जोन को पहली बार देखने और यहाँ के मंदिर में दर्शन करने आया था, लेकिन इस ट्रिप पे मैं अभी जंगल के और ऐसे भाग में जाने वाला हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया। और इसी के साथ मेरी ये सफारी ओवर हो गई। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया तो आगे देखते रहिए। कॉर्बेट के पास ही ये है कोटाबाग का विल्डरनेस रिजॉर्ट, जो है तो कॉर्बेट के पास लेकिन भीड़ भाड़ से एकदम दूर। इस रिजॉर्ट को बने अभी 1 से 1.5 साल ही हुए हैं
और यहाँ कॉर्बेट के किसी भी महंगे रिजॉर्ट की तरह सारी सुविधाएं हैं। लेकिन यहाँ की सबसे अच्छी बात यहाँ का लोकेशन है। कोटा बाग उत्तराखंड के नैनीताल जिले का एक सुंदर और शांत सा गांव है जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पास है, लेकिन यहाँ बहुत कम ही लोग आते हैं। और मेरे यहाँ आने का कारण बर्ड वॉचिंग या बर्डिंग था। कोटा बाग उत्तराखंड में एक बर्डिंग डेस्टिनेशन की तरह है और यहीं से पास काला ढूंगी नाम का स्थान है जहां पक्षियों को देखने पूरे भारत से लोग आते हैं। कोटा बाग में अभी गिनती के ही कुछ रिजॉर्ट्स हैं और इस रिजॉर्ट के लोकेशन के चलते यहाँ बालकनी से ही कई प्रकार के पक्षी देखने को मिल जाते हैं। और सामने वही दाबका नदी है जिसके दूसरी ओर मैं सफारी कर रहा था। अगर आप कॉर्बेट की भीड़ भाड़ से दूर शांति में रह के नेचर और बर्डिंग को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप भी यहां आ सकते हैं। इस रिजॉर्ट की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन यहाँ के पहाड़ों पे बर्डिंग करने से पहले कल मेरी एक और नए जोन में सफारी है जहां मैं कभी नहीं गया। अगर आपको आज के सफारी में सीताबनी का जंगल और मंदिर देख के अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए।